बाकी जनता गायब हो गई आखिरी क्लास के नाम से। हाँ भाई, पेपर कैसा गया आप लोगों का? मतलब खाली अगर ऑर्गेनिक की बात करें, सवाल हो गए थे कि नहीं? हो गए, थोड़े बहुत तो बने होंगे। और अभी 16 से मैं क्लास लेकर आ रहा हूं तो बच्चे बता रहे हैं कि क्लास नोट से भी कुछ सवाल थे। एक से कोई ऑक्सीमर्ग्रेशन का सवाल था जिसमें अल्कोहल कंपाउंड में दिया हुआ था। मैं एक बार शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ वो तो कांस्टेंट चीज है। ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या आपके पेपर में? ऐसा कुछ था ना? ये तो करा रखा है क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसा है जिसके 200 से ऊपर बन रहे हो मेंस में? कह रहे हम 200 वाले थे। मेंस वाला कोई है जिसके 200 प्लस वाला कोई है? नहीं है। 150 से ऊपर वाला कोई है? 100, 150 प्लस वाला कौन है? कोई भी नहीं है। कितने बन रहे हैं? 180 के आसपास। और एडवांस में? वो तो नहीं पूछू ना। 100 के आसपास बन रहे हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया यार ये तो। और बाकी कौन है मेंस में 150 के ऊपर वाला? कोई भी नहीं है। चले गए? अच्छा, जो जितने यहाँ भी बैठे हैं वो उनमें से कोई भी नहीं है 150 के ऊपर वाला? अच्छा, 100 के ऊपर वाले कितने हैं? तो 100 के ऊपर वाला जनता है। 130 के ऊपर कितने? 130, 130। अरे अरे बस, गुस्सा मत कर, नहीं पूछ रहा हूं। 130 के ऊपर वाले कौन कौन है? एक, दो, तीन। मतलब पेपर में फिजिक्स और मैथ ज्यादा ही टफ था क्या? केमिस्ट्री ही टफ था? वाह। मतलब अगर क्लास में जिस तरह के सवाल कर रहे हैं उससे और नीचे कर दे तब सवाल हिलेंगे नहीं फिर तो। सही बात है। मतलब अगर इतना करा के भी आपको लग रहा है कि सवाल हिल ही नहीं रहे हमसे सर, तो मतलब आप समझो कि एक्चुअल में पैटर्न क्या आता होगा मीन्स का। और वैसे मुझे लगता है कोई कोई ऐसा सवाल शायद मुझे तो नहीं देखा कि जो ज्यादा ही टफ हो, बहुत ज्यादा टफ हो। सब चीजें पढ़ा रखे हैं, सूडो कायरल सेंटर क्या होता है सब बताया हुआ है। तो उसके, अच्छा एक बात और, पेपर में वैसे तो जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आपको मिलता ही है, बैच पर आपको वीडियो मिली जाती है सॉल्यूशन की। फिर भी अगर वो देखने के बाद किसी सवाल में कोई डाउट रह जाए तो मुझसे आके एक बार क्रॉस चेक कर लेना ना भी। चलिए, तो आज अपने को नया टॉपिक स्टार्ट करना है। रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन। तो हेडिंग लगाओ जल्दी से, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो भाई, एलिमिनेशन इस पूरे चैप्टर में दो ही टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है? एलिमिनेशन है। अब समझना एक बार, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो सपोज सबसे पहले हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, उसमें हम लोगों ने Y माइनस को ऐड किया और यहां से जो हमको मिला फाइनली वो एक एल्कीन है, साथ में HY मिलेगा और लीविंग ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में बेसिक डिफरेंस यहां पर यह आएगा कि सब्स्टिट्यूशन में हमारा Y माइनस किसका काम करता था? न्यूक्लियोफाइल का। तो एलिमिनेशन में ये बिहेव करेगा बेस की तरह। और बेस का काम क्या होता है? H प्लस निकालने का। यानी हम लोगों ने, अगर आप सबस्ट्रेट को ध्यान से देखो, तो सबस्ट्रेट में जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप था, बाजू वाले कार्बन का H था, दोनों को हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया है। यानी एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। एडिशन में क्या करते हैं? डबल बॉन्ड पर किसी को जोड़ते हैं। मान लो डबल बॉन्ड पर आपने HY जोड़ा, जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन था, एल्कीन पर HBr CCl4 डालते थे, तब आपको क्या मिलता था? कोई भी एल्काइल हैलाइड। इस बार अपने को उल्टा करना है, इस बार लिविंग ग्रुप और H निकालकर अपने को एल्कीन बनानी है ना? अब देखो, हमारे सिलेबस में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो दो टाइप के एलिमिनेशन प्रोसेस हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले टाइप के एलिमिनेशन का नाम होता है अल्फा एलिमिनेशन।
और दूसरे टाइप के एलिमिनेशन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, अल्फा एलिमिनेशन का एक और नाम होता है, इसको हम लोग 1,1 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। और बीटा एलिमिनेशन का एक और नाम होता है, इसको 1,2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अभी के लिए चैप्टर में मेनली अपने को जो डील करना है वो बीटा से करना है, बट सिलेबस में दोनों टाइप के ही एलिमिनेशन प्रेजेंट है। अल्फा वाले एलिमिनेशन से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे उसको हम लोग अमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या बनाएंगे। तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बीन का, जो कि जीओसी का एक आपने इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, कटायन, अनायन, रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन और नाइट्रीन। यानी अल्फा एलिमिनेशन से क्या बनाया जाता है? कार्बीन। कैसे बनेगा, क्या क्या कंडीशन होंगी, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस वाले चैप्टर में, जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में अपने को डील किसके साथ करना है? बीटा से। और बीटा वाले अपने सिलेबस में 4 केसेस हैं। पहले एलिमिनेशन का नाम है E1, दूसरा E2, तीसरा EI और चौथा है E1CB। ये 4 एलिमिनेशन है। जैसे सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारे थे, SN1, SN2, SNI, SN2AR, SNNGP। ऐसे अपने सामने एलिमिनेशन के 4 टाइप हैं, जिनमें अब आपको इसलिए ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि हम लोग SN1, SN2 पढ़ चुके हैं। तो जो चीजें हमने SN1 में पढ़ी उसका कुछ हद तक एज इट इज इस्तेमाल होगा E1 में, और जो चीजें हमने SN2 में पढ़ी उसका कुछ हद तक इस्तेमाल होगा E2 में। SN1 में जो रिएक्शन थी वो यूनिमॉलिकुलर थी, ऐसे ही इसमें E1 का मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर। E2 क्या होगा? एलिमिनेशन बायोमॉलिकुलर। और यूनिमॉलिकुलर यानी कहने का मतलब SN1 में 2 स्टेप होते थे, सेम E1 में भी 2 ही स्टेप होंगे। SN2 में सिंगल स्टेप था, E2 में भी सिंगल स्टेप होगा। EI का मतलब है SNI की तरह, यानी इंट्रामॉलिकुलर एलिमिनेशन। जैसे हमने पढ़ा था इंट्रामॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, यह है इंट्रामॉलिकुलर एलिमिनेशन। और लास्ट जो इसके अंदर अपने को कवर करना है वो है E1CB, जिसमें CB का मतलब यहां पर है कॉन्जुगेट बेस से। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कोई भी एसिड जब H+ लूज करता है तब कॉन्जुगेट बेस बनता है। यानी कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और उसके बाद लिविंग ग्रुप को निकालेंगे। तो अभी के लिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं E1 से। और एनसीईआरटी में जो E1 का पहला आपको एग्जांपल गिवन है उसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसको ध्यान से समझना। ये रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन ठीक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का उल्टा है। यानी हम लोगों ने जब हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की रिएक्शन कराई थी H+H2O के साथ, तो वहां हम लोग वाटर का डबल बॉन्ड पर एडिशन कराते थे, जिसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होता था। इस बार क्या करना है? एल्कोहल गिवन होगा, वहां से वाटर हटाना है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड। तभी इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन, उसका नाम था हाइड्रेशन। तो अगर इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो क्योंकि रिएक्शन का नाम अपने आप में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, यानी इस रिएक्शन में जो आपको सबस्ट्रेट गिवन होगा वो कोई क्या गिवन होगा? एल्कोहल, एक एल्कोहल गिवन होगा। इसके बाद एरो के ऊपर आपको दिया जाएगा या तो H2SO4, इसकी जगह पर H3PO4, या इसकी जगह पर हो सकता है Al2O3, जिसका नाम एनसीईआरटी में जो मेंशन है इसको बोला जाता है एल्यूमिना। अभी जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा मेटलर्जी, तो वहां पर आपको मेटल्स के ओर के बारे में बताया जाएगा, और एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो क्या होता है? एल्यूमिना होता है, Al2O3। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एडिशनल फैक्टर जो यहाँ पर इस बार प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? हीटिंग का। मतलब हीटिंग की मदद से हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे? एलिमिनेशन कराएंगे। अब देखो, जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है इस कार्बन को क्या बोल रहे हैं? अल्फा। तो ये दो बाजू वाला कार्बन बीटा और ये वाला है बीटा प्राइम, क्योंकि दोनों कार्बन अलग अलग नेचर के हैं। तभी रिएक्शन का नाम क्या है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा का मतलब एक ग्रुप लगा होगा अल्फा पर, दूसरा बीटा पर, तो दोनों को एलिमिनेट करना है। एक और नाम क्या है इसका? 1,2। 1,2 का मतलब अगर मैं इस कार्बन को 1 बोलता हूं तो बाजू वाले दोनों ही 2 हैं। और ध्यान रखना 1,2 को मैं IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं। 1,2 वैसा ही जैसे हम लोगों ने TCP KCP में किया था, ये 1 है ये 2 है, तो यानी 1,2 भी हो सकता है, ये वाला 1,2 हो सकता है, या ये वाला 1,2 हो सकता है। अच्छा खुद ही बताओ 1,1 का मतलब क्या होगा? उसी कार्बन पर है, उसी कार्बन का लिविंग ग्रुप, तो वहां से कार्बिन बना देंगे, है ना। उसकी चर्चा तो खैर अमाइंस में करनी है। तो यहां से क्योंकि 2 टाइप के हाइड्रोजन है
तो आपको पता है यहाँ से 2 टाइप की एल्कीन बनेगी। अब इन दोनों में अपने को चूज करना है कि कौन मेजर है कौन माइनर है। तो जो ज्यादा स्टेबल वो मेजर, जो लेस स्टेबल वो माइनर। और स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अल्फा एच से। तो कौन सा ज्यादा मेजर होगा? सेकंड वाला। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर होगा। चलिए, अब अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन कराने के लिए किसी H प्लस के सोर्स को लिया है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि एल्कोहल में जो OH होता है वो एक पुअर लीविंग ग्रुप है। यानी उसको निकालने के लिए पहले क्या किया जाता है? उसका प्रोटोनेशन। यानी पहला स्टेप वही सेम होगा। जैसे आपने अल्कोहल लिया, मान लो H2SO4 लेकर चल रहे हैं एसिड की तरह, तो H2SO4 जैसे ही H प्लस देगा तो क्या बनेगा? H प्लस और HSO4 माइनस। तो अपने को काम बस अभी H प्लस से है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया H प्लस, और इस स्टेप को क्या बोल रहे हैं? प्रोटोनेशन स्टेप का। अब इसमें ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा H प्लस को, और ये पहले स्टेप में हो जाएगा प्रोटोनेट, और यहाँ पर आपको मिलेगा OH2 पॉजिटिव। अच्छा, इस स्पीशी का भी नाम होता है वैसे तो, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं ऑक्सोनियम आयन का। यानी कभी भी अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। और ईएम क्यों लगाया इसमें? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ा आपने ना। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जैसे ही आपका OH एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, अब यहां से हम लोग OH2 प्लस को हटा सकते हैं, और ये स्टेप आपका क्या किसका काम करेगा? RDS स्टेप का। और RDS का मतलब स्लोएस्ट स्टेप होगा। यानी जैसे ही यहां से OH2 प्लस निकला, आपको यहां पर क्या मिलेगा? कार्बोकटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज। और ये जो कार्बोकटायन है ये पहले की तरह क्लासिकल होगा। क्लासिकल का मतलब इसका रीअरेंजमेंट होगा, और यही इस रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट का काम करेगा। अब देखो भी ध्यान से समझ लो। तीसरा स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे स्टेप में हमारे पास जो कटायन है, अब क्योंकि इस कटायन पर इसके बाजू वाले कार्बन को हमने बीटा और बीटा प्राइम बोला था, तो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बच गया है H2SO4 का, वो HSO4 माइनस है। अब देखो दो पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है, इसको ध्यान से समझना। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? आपको H2SO4 का बनाना आता है? यह आपका हो गया HSO4 माइनस। अब देखो, कहने का मतलब आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि सर यहां तो हमको H प्लस से मतलब है, तो H प्लस तो कहीं से भी आए तो कोई भी एसिड ले सकते हैं। और कोई भी एसिड का मतलब मैं यहाँ पर HI या HCl HBr का भी यूज कर सकता हूँ, वो भी तो एसिड होते हैं और वो भी प्रोटिक एसिड है। बट उनको यहाँ पर यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लो आपने यहाँ पर HI लिया तो H प्लस तो यूज हो गया, बचा क्या होगा? I माइनस। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी स्पीशीज चाहिए जो बेस का काम करे। I माइनस किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। वो यहाँ पर खुद ही आकर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज की जगह। यानी एलिमिनेशन कराने गए थे, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। अरे बात समझ पा रहे हो? और मुझे बताओ, क्या ये इतना बड़ा कंपाउंड किसी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? क्योंकि इस पे पहली बात तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस में ऊपर से इसका खुद का साइज बहुत बड़ा है। और जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस, तो वहां डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी न्यूक्लियोफिसिटी कम होती है। यानी ये किसका काम करेगा? पुअर न्यूक्लियोफाइल का। यानी अच्छा बेस की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो इसके पास दो डिफरेंट हाइड्रोजन है। अगर आपने बीटा वाला H निकाला तब तो एल्कीन आपको ये मिलेगी। अगर हमने बीटा प्राइम वाला H निकाला तब आपको एल्कीन ये मिलेगी, क्योंकि HSO4 माइनस क्या करेगा? इस बीटा प्राइम वाले कार्बन पर लगे हुए H प्लस को निकालेगा, कार्बन पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाजू में पॉजिटिव है तो एल्कीन बन जाएगी। अरे बात समझ पा रहे? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में बस ये तीन ही मेंशन है, इन तीनों में से कुछ भी आए तो वहां पर हमको डिहाइड्रेशन नहीं कराना है। डिहाइड्रेशन के लिए या तो H2SO4 ले सकते हैं, या H3PO4, या फिर Al2O3, और साथ में हीटिंग कंपल्शन है। अब हीटिंग क्यों जरूरी है वो भी समझ में आएगा। देखो, रिएक्शन करने के पहले जो रिएक्टेंट था वो सैचुरेटेड था, जब रिएक्शन हो गई तब क्या बन गया? अनसैचुरेटेड। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सैचुरेटेड। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्रोडक्ट बने वो रिएक्टेंट से ज्यादा ही स्टेबल हो। इस केस में रिएक्शन को कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है आपका हीटिंग का सिंबल। यानी यहाँ पर कोलिजन को फास्ट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पर हीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हीटिंग नहीं होगा तब यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगा, मतलब एलिमिनेशन कराने के लिए हीटिंग करना जरूरी है। अब देखो, इसके बारे में कुछ दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, क्योंकि इस रिएक्शन का जो RDS स्टेप था वो सेकंड वाला था,
और आरडीएस स्टेप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ROH2+, बस वही है, यानी उसी की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। यानी रेट किस पर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ROH2 पॉजिटिव। अच्छा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है। रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या होगा? 1। जैसे SN1 में कहा था कि वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में ऑप्शन क्या गिवन होते हैं, अगर सिंपल ही फर्स्ट ऑर्डर लिखा तब तो उस पर टिक करेंगे, अगर दोनों दिए हुए हैं तब आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर पर टिक करना है। एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिया है। तीसरा, रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ इनिशियल फॉर्म्ड कटायन पर। ध्यान समझना, पेपर में ऐसे लिख के देगा कि कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो कभी भी आपके सामने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का सवाल आता है तो उसका अपने आप में मतलब है इवन मैकेनिज्म वहां पर होगा। यहां पर एक लाइन लिखी है कि जो इनिशियल बनने वाला कटायन है उसी की ही स्टेबिलिटी पर रेट डिपेंड करेगा। अब इसका क्या मतलब है देखो, समझो एक बार। इनिशियल बनने वाले कटायन का मतलब जो कटायन सबसे पहले बन चुका होगा, इनिशियल जो बनेगा उसी की ही स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हुए हमें रेट को कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कटायन बनाया फिर इसका रीअरेंजमेंट करा दिया, फाइनल स्टेबल कटायन बनाया फिर इसकी स्टेबिलिटी को चेक किया। देखो दो तरीके के सवाल आएंगे, पहला सवाल रेट कंपेयर का, दूसरा प्रोडक्ट बनाने का। कभी भी रेट कंपेयर का सवाल आता है तो आपको हमेशा इनिशियल बनने वाला कटायन बनाना है, उसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, तब क्या करेंगे? कटायन बनाएंगे फिर रीअरेंज कराएंगे और उसके बाद मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। अरे बात समझ पा रहे हो? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है वो इसमें ऑब्जर्व, क्योंकि इसमें कोई कार्बन और आइसोटोप के बीच का बॉन्ड ही नहीं है जो आरडीएस में टूट रहा हो। हम तो किसको ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को, यानी यहाँ पर आइसोटोप का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पांचवा पॉइंट वही है, वापस से क्लासिकल कटायन बनेगा वो रीअरेंज करेगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो और रिएक्शन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, वाई एक्सिस पर हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब एक बात समझो इधर, अगर आपको इसका मैकेनिज्म अभी याद हो तो हमने रिएक्शन में 3 स्टेप कराए हैं। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन कराया, दूसरे स्टेप में कटायन बनाया और तीसरे स्टेप में एल्कीन बनाई है। अब एक बात बताओ, अगर स्टार्टिंग मटेरियल मेरा यहां पर है, सपोज ये ROH है जिस पर रिएक्शन करानी है, तो सबसे पहले क्या होगा? पहले ही स्टेप में इसकी एनर्जी रिलीज होगी और ये किस में कन्वर्ट होगा? ROH2+ में। अब एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? तो वो सिंपल सा लॉजिक है, ROH से जैसे ही आप ROH2+ पे गए आपने एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाया। अरे नया सिग्मा बनाया ना ऑक्सीजन और H के बीच का, और कोई भी अगर नया बॉन्ड बनता है तब एनर्जी वहां से रिलीज होती है, इसलिए पहला स्टेप में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अब सेकंड स्टेप क्योंकि आरडीएस वाला था, और आरडीएस का मतलब अब हमको यहां से क्या मिलेगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट, और इसके बाद यहां पर मिलेंगे हमको एल्कीन। अब एक बात समझना, कई बार इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे बना आता है जिसमें आपको दो अलग अलग कर्व दिखाए जाते हैं। इनका मतलब क्या, एक बार ये समझ लो। देखो, ये तो आपका क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या हो गया? हमारा कार्बोकटायन। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पर दो कर्व का मतलब एक P1 है और एक P2 है। P1 P2 का मतलब एक प्रोडक्ट है मेजर, दूसरा माइनर है। अरे दो बन रहे हैं ना यहाँ पर, मेजर माइनर। अगर P1 की एनर्जी नीचे दिखाई है इसका मतलब P1 क्या होगा? मेजर। तो यानी ये आपका मेजर वाला है और P2 आपका माइनर वाला है। बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा डिफरेंस कहां पर आया कि ROH से जैसे ही ROH2+ पे गया, पहले स्टेप में क्योंकि नया सिग्मा बॉन्ड बना था इसलिए कुछ एनर्जी वहां पर रिलीज होगी। अब एक बात बताओ, इसमें कौन से दो स्ट्रक्चर के बीच का गैप को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे? कौन सा पोर्शन होगा एक्टिवेशन एनर्जी का? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट से लेकर ROH2+ तक के गैप को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन का सेकेंड स्टेप आरडीएस था। सेकेंड स्टेप में आपने कटायन निकाल, मतलब OH2+ निकाल के कटायन बनाया था, इसलिए आरडीएस स्टेप क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी होगा, है ना? ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसमें दो तरह के इंटरमीडिएट है, एक ऑक्सोनियम आयन भी इंटरमीडिएट की तरह ट्रीट होगा और R+ भी होगा, बट मेनली R+ को ही बोलेंगे। अब देखो, जैसे हमने जब हाइड्रेशन पढ़ा था तब दो रूल पढ़े थे, मार्कोनिकॉस और एंटी मार्कोनिकॉस।
सेम यहां पर दो टाइप की एल्कीन आती है, एक तो होती है जेटजेफ एल्कीन और दूसरा होता है हॉफमैन एल्कीन। जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, ऐसे ही दो टाइप की एल्कीन भी होती है। पेपर में कई बार जेटजेफ को ऐसे लिख कर दिया जाता है, कई बार सेटजेफ लिख कर देता है। दोनों में से कुछ भी हो, नाम एक ही है, काम उसका एक ही, वो जेटजेफ है। अब समझो एक बार, अगर मैं जेटजेफ और हॉफमैन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करूं कि जेटजेफ का मतलब क्या होता है, तो जेटजेफ एल्कीन वो होती है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम लोग क्या बोलेंगे, जेटजेफ। और हॉफमैन एल्कीन क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब अगर सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दें तो पेपर में कौन सा हॉफमैन है कौन सा जेटजेफ, ये पहचानने में बहुत दिक्कत अभी भी आती है कि भाई सब्स्टिट्यूटेड लिखने से काम तो नहीं चलेगा। साथ में क्या लिखेंगे इसमें, हाइड्रोजन के बारे में आप एक बार समझना। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब आप ऐसा समझो, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसको क्या बोलेंगे, जेटजेफ। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा, हॉफमैन, यानी इसका मतलब मोर सब, यानी आप ऐसा कह सकते हो, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अब एक बार ध्यान से समझना भाई, अभी जो हमने पीछे रिएक्शन कराई उसमें दो बनाए थे प्रोडक्ट, दो एल्कीन थी। एक एल्कीन तो हमने ये बनाई थी और एक एल्कीन हमने ये बनाई थी। इनमें ज्यादा स्टेबल कौन था, ये। अब अगर आपसे बोले इनमें कौन जेटजेफ है कौन हॉफमैन है, तो ध्यान से समझना। पहली बात, मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिखा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। क्या लिखा है, सिंपल हाइड्रोजन। और आपको खुद ही पता होना चाहिए कि अगर मैं अल्फा इस तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा का कंसेप्ट तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के लिए होता है, या तो डबल बॉन्ड ही लिखा है सीधा। यानी कहने का मतलब, अगर मैं पहली एल्कीन की बात करता हूं तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर एक एच है, इस कार्बन पर एक एच है, यानी दो एच लगे हैं। इस पर आ जाओ, इस वाले कार्बन पर कितने एच हैं, तीन। अरे तीन है ना, ये तो CH2 है, यानी किसमें ज्यादा एच लगे हुए हैं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, हॉफमैन। ये क्या होगा, जेडजेफ। स्टेबिलिटी और जेडजेफ हॉफमैन दोनों ही अलग चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हो सकता है आप अपनी मर्जी से अल्फा चिपका दो कि मोर अवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा, तब तो आप इसको बना दोगे हॉफमैन। यानी स्टेबिलिटी निकालने के लिए अल्फा एच देखने हैं और जेडजेफ हॉफमैन बताने के लिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो एच है उनको काउंट करना है। जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कम एच है वो आपका जेटजेफ है, तभी इसको लिखा है मोर सब्स्टिट्यूटेड, का मतलब इस कार्बन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अरे दो दो लगे हैं ना सब्स्टिट्यूएंट, इस वाले कार्बन पर तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ज्यादा एच होंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास, और मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब लेस एच होंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। अरे बात समझ में आ रही है। इसके बाद आठवां पॉइंट एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन मेंशन है, इसको थोड़ा सा एक बार समझना है। हाँ छोटी ही है, इधर देख लो। देखो, अगर इस रिएक्शन में दोनों तरह के रिएजेंट को देखें तो रिएजेंट दोनों सेम ही है, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, टेम्परेचर पर। ऊपर वाले में एल्कीन कैसे बनेगी, अपने को पता लगता है कि ये कार्बन अल्फा होगा, ये बीटा होगा, अल्फा से OH निकाला, बीटा से H, तो एल्कीन बन गई। यानी ऊपर वाली रिएक्शन तो किसका एग्जांपल है, डिहाइड्रेशन का, यानी यहां तो डिहाइड्रेशन हुआ होगा। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूं तो आपको यहां पर एल्कीन नहीं मिल रही है, आपको क्या मिल रहा है, इधर से ईथर। अब पेपर में यहां से सवाल बस यही बनता है कि यहां से यहां तक जाने में कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, क्योंकि दिया तो उसको डिहाइड्रेशन में है, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि यहाँ इवन हुआ होगा, बट इवन में एलिमिनेशन होता है, तो एलिमिनेशन में एल्कीन बननी चाहिए। यहाँ तो क्या मिल रहा है आपको, ईथर। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा सोचना है अपने को। देखो सिंपल है, H2SO4 क्या देगा, H+, यानी पहले स्टेप में होगा इसका प्रोटोनेशन। अब आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के अराउंड 2 इथाइल है, यानी इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक
कंपाउंड में तो एक ही इथाइल लगा हुआ है, कितने मोल होंगे इसके? 2। अब होगा क्या, एक बार ध्यान से समझो, अगर आपने पहले वाले मोल को कन्वर्ट कर दिया OH2+ में, तो जो दूसरे वाला मोल होगा वो इस बार रिएक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। यानी होगा क्या, जैसे ही ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, इस कार्बन पर ये लगा हुआ है पूरा लीविंग ग्रुप, और आपको पता है 1 डिग्री कटायन में SN1 तो होती नहीं थी। जब हमने रिएक्शन पढ़ी थी एल्कोहल की HX के साथ, तो बताया था SN2 होती है कि नहीं? तो यहां भी कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, SN2 वाला। यानी जैसे ही इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसके पॉजिटिव को हटाने के लिए H+ निकाल दिया, क्योंकि H+ किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। पहले वो रिएक्शन मिक्सर में आया, उसके बाद रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद हमने H+ निकाल दिया, यानी यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा दैट विल बी SN2। अब अगला ये सवाल आएगा कि सर हम कहां कहां ध्यान रखेंगे कि SN2 भी हो सकता है, तो बस इकलौता यही केस, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया है। अभी तक के पेपर के इतिहास में तो यहां से सवाल नहीं आया है, पर अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि SN2 मैकेनिज्म यहां चलेगा, ऊपर वाले में आपका डिहाइड्रेशन होगा। इसके बाद अगर लास्ट पॉइंट की बात करें नंबर 9 की, तो वैसे मैं बता चुका हूं कि हम लोग इस रिएक्शन को कराने के लिए नो अदर प्रोटिक एसिड एक्सेप्ट H2SO4 एंड H3PO4 आर यूज्ड। इनके अलावा किसी और प्रोटिक एसिड को यहां पर यूज नहीं कर सकते। जैसा अगर एग्जांपल के तौर पर आपने यहां पर HI या HBr लेकर रिएक्शन कराने की कोशिश की, तब यहां पर हम लोग इनको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि I और Br- दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, तो वो एल्कीन बनाने की बजाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कटायन पर ही अटैक हो जाएगा आपका I- का, यानी ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह। बात समझ रहे हो, इन दोनों के अलावा कोई नहीं ले सकते। अब इसमें दो तरह के सवाल, पहला रेट, दूसरा प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो ये पहला सवाल है, पहले कंपाउंड में आपको तीनों मॉलिक्यूल में किसको कंपेयर करना है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन को। और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन को कंपेयर करने के लिए मैंने पहली बात बोला आपको कि इनिशियल जो कटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, यानी पहले वाले में जो कटायन बनेगा वो आपका ये होगा, सेकंड वाले में जो कटायन बनेगा वो 2 डिग्री होगा, और थर्ड वाले में जो कटायन बनेगा वो 3 डिग्री होगा। यानी इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सी में डिहाइड्रेशन फास्ट होगा और 1 में डिहाइड्रेशन स्लो होगा। अब देखो ये तो रेट कंपेयर करने के लिए किया है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता कि ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, तो पहले कटायन बनाकर फिर रीअरेंज कराते, फिर दोबारा रीअरेंज कराते, फिर एल्कीन बनाते। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लो। रेट कंपेयर करना है तो जो सबसे पहले कटायन बनेगा उसी की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए बनाएंगे मोस्ट स्टेबल कटायन और फिर एल्कीन बनाएंगे। अच्छा अगले में बताओ, सबसे फास्ट कहां पर होगा, सभी में 1 में, क्योंकि जैसे यहां प्लस आएगा दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा। अब सेकंड में एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, लास्ट में भी एक डबल का रेजोनेंस, तो लास्ट वाला पहले, ये 2 डिग्री है वो 3 डिग्री है, यानी वहां अल्फा ज्यादा आएंगे, तो 6 के बाद आएगा 2। अब इनमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 3 4 5। बात समझ में आ रही है? और अगर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तब हर एक में रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। और बात समझ पा रहे हो? ये तो पहले टाइप का सवाल है। ये आपका सवाल ये आपको कहाँ करने हैं, घर पे, जिनमें 1-2 में कंपैरिजन करना है रेट का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। और ये सवाल आपके जेईई मेंस का है। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, किसमें डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा, ये ऑप्शन। बात समझ पा रहे हो? फोर्थ में सबसे फास्ट होगा, थर्ड में सबसे स्लो होगा। ठीक है भाई? अच्छा ये रहे दूसरे टाइप के सवाल, जिनमें आपको क्या करना है, एक बार पहला डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बढ़िया मेंस का सवाल आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले वाले में जो कटायन बनेगा वो ये होगा। अब ये रीअरेंज करेगा क्या, ऑलरेडी 3 डिग्री है। अब यहां पर क्योंकि दो टाइप के एच है तो दो टाइप की एल्कीन बन सकती है, ये पहली एल्कीन बना सकते हैं, ये दूसरी। कौन मेजर कौन माइनर, नीचे वाला मेजर, ऊपर वाला माइनर।
अच्छा इसमें जेडजेफ कौन है, हॉफमैन कौन है? ऊपर वाला हॉफमैन, नीचे वाला जेडजेफ। एक बात फिर से बता दूं, हो सकता है हम लोग खुद का एक कंसेप्ट बना लें कि हर बार जेडजेफ वाला ही मेजर आएगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग जब सवाल कर रहे थे फोटो एलिमिनेशन के, तो 3-4 सवाल किए तो अपने को लगा जो ए का आंसर है वही डी का भी आता है, तो हम लोगों ने याद कर लिया कि मैं तो ए का ही निकालूंगा, डी का पूछेगा तो ए वाला ही चिपका दूंगा। ऐसे यहां पर अगर मेजर माइनर पूछा और आपको अगर लगा कि मेजर हमेशा ही जेडजेफ होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेजर माइनर अलग तरह से निकालेंगे, हॉफमैन जेडजेफ अलग तरह से निकालेंगे। सेकंड बताओ। सेकंड में पहले यहां का टाइम बनेगा, फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट, यानी यहां पर ऊपर वाले की तरह बन गया। अब देखो, अगर मुझे 1-2 में रेट कंपेयर करना होता तब 1 का फास्ट होता, क्योंकि हमें रीअरेंजमेंट कराने के पहले रेट कंपेयर करना है। यानी इसमें 3 डिग्री बन रहा है, इसमें 1 डिग्री, तो यहाँ रेट फास्ट होगा। बट जब प्रोडक्ट बनाने की बारी आएगी तब मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनानी है अपने को। अरे कर लोगे ना। थर्ड में, थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये रीअरेंज नहीं करेगा, तो दो टाइप की एल्कीन बना सकते हैं, ये पहली एल्कीन बना सकते हैं और ये दूसरी। अब देखो, इस कार्बन का एच और इस कार्बन का एच सेम नेचर के, तो कोई भी एच निकाल के डबल बॉन्ड बना सकते हैं, सेम आएगा। मेजर माइनर निकाल लोगे। फोर्थ वाला बताओ, पहले प्लस फिर रीअरेंज। अब देखो, थर्ड और फोर्थ में रेट कंपेयर करना होता था, थर्ड का ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री बन रहा है पहले, यहाँ 2 डिग्री बन रहा है, बट रीअरेंज कराने के बाद सेम। ऐसे ही फिफ्थ में भी सेम, यहाँ प्लस के बाद यहाँ प्लस रेट। सिक्स बताओ, कहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहीं पर, यही ज्यादा स्टेबल है, यानी आपको यहां से ये मिल जाएगा, और रेजोनेंस में भी हैं दोनों डबल बॉन्ड। सेवेंथ में क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। अब देखो भाई, पहली रिएक्शन आपसे ये करवाएगा, इसमें क्या बन गया, और जितने भी बेंजीन की रिएक्शन पढ़ी है हमने हाइड्रोकार्बन में, आगे वो दे सकता है। यानी पहला हो गया, मतलब जो पहली रिएक्शन है वो तो हेलोएल्केन एल्योरीन से हो गई, इसके बाद हाइड्रोकार्बन से। कहने का मतलब सवाल एक है, दो चैप्टर के कंसेप्ट है, और उन दो चैप्टर के कंसेप्ट को पकड़ने के लिए भी पहले दो चैप्टर और आने चाहिए, टीओसी आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब सभी चीजें इसमें मिक्स हो गई। अच्छा एट्थ बताओ भाई, देखो पहले प्लस यहां आया, कितने अल्फा एच है अभी, 2 2 4 1 5। जैसे ही इसको रीअरेंज करा के यहां ले जाओगे, 3 3 6 एक साथ, और उसके बाद रिंग एक्सपेंशन कर लोगे, है ना। नाइन्थ, यहां प्लस बनाओगे। अब देखो, 5 मेंबर के बाहर वाले कार्बन पर प्लस, यानी ये 5 वाला जाएगा 6 में, यहां भी रिंग एक्सपेंशन करा दोगे भाई। चलिए आगे आ जाओ। टेंथ में क्या करेंगे, टेंथ में सबसे पहले यहां पर प्लस आएगा, इसके बाद 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यानी यहां पर प्लस आ जाएगा, उसके बाद एल्कीन बनानी है। अच्छा 11 सवाल मतलब ऐसा है जो कि देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर एक्चुअल में कंसेप्ट बहुत अच्छा है इसमें। और ये जब सवाल अप्रैल का जेईई मेंस में आया था, तब ऑनलाइन जितने जिन्होंने भी इसको सॉल्व किया, सभी का आंसर गलत था। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जितना आसान लग रहा है उतना इसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। देखो, उनको लगा जैसा हर एक में होता है वैसा इसमें भी करना होता होगा। इधर समझ लो एक बार, सबसे पहले यहां पे प्लस बना। अब दो अलग अलग तरीके अपने पास, इसको ध्यान से समझ लेना। इसमें जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो है केसीपी टीसीपी का। यानी केसीपी टीसीपी एक तो हमने पढ़ा था डाइंस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, बट यहां पर भी केसीपी टीसीपी आ सकता है, एक बार समझ लो। ऊपर वाले में हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें कराया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, आपके पास यहां पे प्लस आया। और एक और तरीका है, मैं क्या करा सकता हूं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर मैं यहां से 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवा देता हूं, तब आपको यहां पर ये कटाइन मिलेगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। अच्छा पहले वाले प्लस के पास कितने अल्फा एच है, कितने हैं भाई, 7 अल्फा एच है। सेकंड वाले के पास कितने, 6 अल्फा एच है। अब समझ लो उन्होंने क्या किया, ये ज्यादा स्टेबल निकला तो यहीं से एल्कीन बना दी। अब एक बार समझना,
अगर मैं सेकंड वाले केस में यहां से एल्कीन बनाने जाता हूं तो मेरे पास ये एल्कीन बनी। भाई ये वाला कार यहां से एच निकाल दिया मैंने, एक मिथाइल गायब हो गया क्या? अच्छा यहां आएगा, अच्छा मिथाइल की पोजीशन बदल दी, यहां पर डबल बॉन्ड आया। और ऊपर वाले में अगर मैं डबल बॉन्ड बनाने जाता हूं तो यहां डबल बॉन्ड आया। अब देखो इसमें कितने अल्फा एच है, कितने हैं भाई? 9। इसमें टेम्परेचर पर ही टीसी बनता है, यहां तो आप हीट कर रहे हो। अरे रिएक्शन मिक्सर में आप हीट भी तो कर रहे हो। मैंने कहा एलिमिनेशन कराने के लिए हीटिंग जरूरी है। यानी ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? टीसीपी। ये क्या होगा? केसीपी। तो मेजर क्या है? ये। जबकि कईयों ने आंसर ये बना रखा है। बात समझ में आ रही है? तो सवाल जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान कंसेप्ट को ध्यान रखना है। मतलब जब भी आपका सिलेबस में हेलो एल्केन हेलोरीन आएगा और जब भी आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल रिवाइज करके जाओगे तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखकर जाना है। क्योंकि अगर वो एक बार इसमें टीसीपी केसीपी पूछ चुका है और ये अभी अप्रैल का सवाल है तो हो सकता है अगली शिफ्ट में भी सेम टाइप का कोई सवाल रिपीट हो जाए। तो यहां से कंसेप्ट समझना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ केसीपी टीसीपी वहीं लगता है जहां दो डबल बॉन्ड होते हैं। केसीपी टीसीपी का कंसेप्ट किसी भी रिएक्शन में लगाया जा सकता है। पर वो अलग बात है कि हमें सिर्फ डबल बॉन्ड में पढ़ाया जाता है, जबकि एक और केस आ गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी में कोई दिक्कत, बाकी में जो मेजर है वही बनेगा, लगा के देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट इस वाले केस को ध्यान रखना है। अच्छा 12th वाला कैसे करेंगे? प्लस मिथाइल शिफ्ट बना लोगे, प्लस हाइड्राइड शिफ्ट ऊपर डबल। 14th में 2 OH दिए हुए हैं, तो अगर 2 OH है तो दोनों का प्रोटोनेशन होगा। अरे है कि नहीं? अब मान लो आपने पहला OH हटा के कटायन बनाया, ये आपको मिलेगा कटायन, यहां पर आया प्लस, और ये OH हटाया यहां प्लस। अब देखो कहने का मतलब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो चलो स्टेबल है, भाई अल्फा एच भी ज्यादा है, रेजोनेंस भी कर रहा है, सर पर ये तो 2 डिग्री है, इसको आप यहां ले जाओ। बट अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो 2 लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते। यानी इसमें आपको क्या करना है, इस वाले कार्बन से H निकालो तो यहां डबल बनेगा, इस वाले कार्बन से H निकालो तो यहां डबल बनेगा। मतलब आपको फाइनली क्या मिलेगा? ये। बात समझ पा रहे हो? और इसका कॉमन नेम पूछ सकता है पेपर में, क्या आएगा इसका कॉमन नेम? हाँ इसका नाम क्या होता है? ऑर्थोजाइलिन। अब देखो इसके अगली ही रिएक्शन होगी हॉट KMnO4, दोनों पर C डबल बॉन्ड OH आएगा। बात समझ पा रहे हो? यानी वहां से बन जाएगा थैलिक एसिड, और पूछेगा बताओ जो प्रोडक्ट बना ये किसका मोनोमर होता है, तो पॉलीमर भी लिंक हो जाएगा इसमें। तो अभी हमने पॉलीमर नहीं पढ़ा है तो उसको भी लिंक कर सकता है। पॉलीमर पढ़ेंगे, ग्लिप्टल और डेक्रोन होते हैं, उसके अंदर इसको यूज करते हैं। चलिए 15th कर लोगे, 15th हो जाएगा। 16th कैसे करेंगे? ये सवाल सेम SN1 में भी कराया था। देखो OH पहले प्लस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हर स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी फाइनल कटान क्या बनेगा इस वाले कार्बन पर, क्योंकि दो दो पीएच लगे तो रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। 2 OH की जगह ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा तो आज तक अभी तक तो आया नहीं है। ये 17th क्या करेंगे? प्लस, फिर हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ प्लस, तो डबल के साथ रेजोनेंस कर लोगे ना भाई? कोई बोला? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? OH तो हट गया ना। अबे अभी भी हाइड्रोकार्बन पे अटका हुआ है क्या? हाइड्रेशन थोड़ी करा रहा हूं, डिहाइड्रेशन करा रहा हूं इसमें। ये नहीं आया समझ में? केसीपी टीसीपी लगा रहे हैं, ये इंटरमीडिएट और इस इंटरमीडिएट में ये ज्यादा स्टेबल है, इससे बनने वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, इससे बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग अगर प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये टीसीपी हो गया, दूसरा केसीपी। कौन सा? 15th में? हाँ करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी डबल बॉन्ड तो यही बनेगा ना, प्रोडक्ट तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे देखो,
21 नंबर में आपको क्या करना है, क्या करना है, इसमें रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको सोचना है कि कैसे बनेगा। इससे क्या है ना, बीच बीच में आपको अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड कोई रिएक्शन दे दे पेपर में जिसमें आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ा हो, तो इससे मैकेनिज्म को सोचने में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इसलिए बीच बीच में ऐसा सवाल दे रहा हूं ताकि आप ये सोच पाओ कि रिएक्शन कैसे जा सकती है। अब उसमें तो हम लोग उस्ताद ही हैं, अगर हमें ये बता दो कि यहां क्या बनेगा तो यहां कुछ भी करके ये तो आ ही जाएगा, बस वो सही तरीका होना चाहिए। सोचना, जितने भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, सोचना आपको मैकेनिज्म क्या होगा। अच्छा, 18th 19th और 20 वाले जो सवाल है, इन रिएक्शंस को एक खास नाम देते हैं। इन रिएक्शंस का नाम होता है डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। एक बार समझना इसको ध्यान से, देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, कितने डबल बॉन्ड है, दो, अरे एल्कीन तो दो है ना, तो क्या हो गया डाइइन, और कीटोन भी है तो ओन, तो नाम क्या हुआ डाइनोन। जैसी इसमें रिएक्शन होगी तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है, फिनॉल। अब कैसे मिलेगा एक बार उसको समझ लेते हैं। देखो इसमें क्योंकि हम लोग यहां पर भी H प्लस का यूज कर रहे हैं, तो H प्लस का मतलब सबसे पहले स्टेप में वो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कराएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों हैं। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप सोचो कि सर इस कार्बन पे प्लस आई गया है, अगले स्टेप में क्योंकि हमको एल्कीन बनानी है तो चलो एक काम करते हैं, इस वाले कार्बन का H हटा के यही डबल बना देते हैं। तो उससे होगा क्या, दिक्कत कुछ नहीं है, एक डबल यहां पर आ गया, एक डबल पहले यहां पर था, और यहां क्या आ गया OH। अब ये क्या बन गया, दिक्कत कुछ नहीं। देखो ऐसा एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में, ऐसा नहीं करे कि नहीं करता है, बट इसमें दिक्कत क्या है कि यहां पर ये वाले कार्बन की बात करें तो अब ये sp हो चुका है, और sp के लिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का चाहिए, जो कि 6 मेंबर रिंग में पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड बनना भी 7 मेंबर रिंग के बाद चालू होता है। यानी अगर आपके पास नॉर्मल कोई साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोहेक्साइन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब 180 डिग्री को ये भी मेंटेन नहीं कर सकता है। तो रिंग का साइज कितना होना चाहिए, 7 मेंबर का। यहां ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, यहां रिंग का साइज कितना है, 6 का। यानी यहां पर इस तरह का तो अपने को तूफानी काम नहीं कराना है। अब करना क्या है समझो, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे ही इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, अब आराम से डबल बॉन्ड बन सकता है। यानी इस कार्बन पर कितने H है, 2, तो जैसे इस कार्बन से H निकलेगा आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, फिनॉल। अरे बात समझ रहे हो, तो एलिमिनेशन हो गया ना, एल्कीन बन गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो 19th की बात करें तो 19th में इस बार क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ कहां पर आएगा, देखो यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है 2 मिथाइल। अभी यहां 2 ऐसे, यहां 2 मिथाइल है, जिस पर प्लस है अभी वो 2 डिग्री का है। अब यहां क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट, और जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर। अब क्या बना देंगे इधर, डबल बॉन्ड। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां OH होगा। अब बताओ इसकी रिएक्शन अगर मैंने आगे करा दी जिंक डस्ट के साथ तो OH हट जाएगा, और फिर डाल दिया इसमें हॉट KMnO4, फिर कार्बोक्सिलिक दो दो लग गए। यानी हर रिएक्शन को एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करके वो पूछ सकता है आपसे। अच्छा, ये वाला सवाल एक बार ट्राई कर लोगे, एक बार कोशिश कर लेना। अब देखो मेंस में कैसे सवाल आते हैं, ये तो चलो अपन ने सवाल कर लिए कि आप सभी को घर पे करने हैं सारे, है ना। देखो ये पहला सवाल है मेंस का, एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। इसमें दिक्कत कहां पर आई, बस बच्चे को नाम दिया था, फोटो बनाने नहीं आती थी, बाकी उसको सब पता लग गया कि इसमें डिहाइड्रेशन कराना है, बट कराऊं किसका, नियोपेंटाइल का। उसकी फोटो तो चाहिए ना पहले। क्या होता है नियोपेंटाइल, ये स्ट्रक्चर है नियोपेंटाइल का। इसमें आपने H प्लस और हीट किया, क्या बनेगा, सबसे पहले यहां पे प्लस आ जाएगा,
अब क्या करेगा ये, रीअरेंज। रीअरेंज करने के बाद यहां प्लस आ जाएगा। तो दो टाइप के एच हैं, दो टाइप के कार्बन है, तो दो टाइप के एच है, तो दो टाइप की एल्कीन बनेगी। एक एल्कीन जो बनेगी वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, और जो दूसरा एल्कीन बनेगा वो यहां पर ऐसा दिखाई देगा। दोनों में मेजर कौन है? तो तभी उसने लिख कर दिया है 85:15 के मिक्सचर में बन रहा है, मतलब ए वाला तो ये है और ये आपका बी वाला है। अरे बात समझ पा रहे हो? 85:15, जो मेजर है वो 85, जो माइनर है वो 15। ठीक है, एक तो ये सवाल। अच्छा, इसमें कौन कौन सी दो रिएक्शन मिक्स की हुई है? रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, उसके बाद H2SO4 हीट। अब बताओ इसमें क्या होता था? इस रिएक्शन में पहले प्रोटोनेशन कराते थे और फिर दोनों तरफ चेक करते थे। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, यहां पर यानी SN2 होगा। SN2 का मतलब आपको जो यहां पर A मिलेगा वो क्या होगा? देखो, यानी यहां पर आ जाएगा CH2OH और साथ में क्या निकल जाएगा? CH3CH2I। अब ये क्या बन गया? एल्कोहल। इसका क्या करा दिया? डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो ना बात? यानी यहां बनेगा कटायन, फिर हाइड्राइड से डबल बॉन्ड बीच में। अरे कर लोगे ना? इसके ऊपर एक एडवांस में भी अच्छा सवाल आया हुआ है, उसको भी कर लेते हैं, ये भी घर पे कर लेना। देखो ये रहा एडवांस का सवाल। इसमें कौन सी दो रिएक्शन को मिक्स किया है? सेकंड रिएजेंट तो आपकी इस बार पेपर में बहुत बार आया, बेयर्स रिएजेंट, हॉट अल्कलाइन KMnO4, है ना। और एक बात खुद ही बता, वैसे तो ये सवाल ऐसा था कि इसमें पेन नहीं चलाना था। इसलिए नहीं चलाना था क्योंकि इसमें सिर्फ मैथ करनी थी। कैसे? पहली बात तो अगर आपने ये पहचान लिया कि यहां से पी तक जाने का रास्ता डिहाइड्रेशन से होकर जाएगा, इसका मतलब एक एल्कीन तो मुझे यहां पर मिल जाएगी, वो कहीं पर भी मिले वो मिल जाएगी। एक एल्कीन पहली दी हुई है, तभी आपको वहां KMnO4 एक्सेस में दिया है। अगर एक ही डबल होता तब तो एक पर ही रिएक्शन होती, दो डबल बॉन्ड है तो दोनों पर होगी। अब अगर एक डबल बॉन्ड तोड़ने से दो OH आते हैं, तो दो को तोड़ने से चार आएंगे। अगर रिएक्शन करनी नहीं भी आती थी तो भी आंसर आपका सही आता 4। बट अगर फिर भी हमसे यहां पर पी के बारे में पूछता तो पी क्या बनता? हमें तो मेन मतलब यहां से यहां तक में जाने में है। पी क्या बनेगा? यहां दो मिथाइल है और यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। अच्छा एक और सवाल, बढ़िया समझो। ये कम कार्बन अभी कायरल दिया हुआ है, तभी वेज डैश पे बना के दिया ना। अब एक बात बताओ, अगर ये कार्बन कायरल है तो OH वेज पर है कि डैश पर? इससे कोई रिएक्शन पर फर्क आएगा क्या? क्योंकि अल्टीमेटली उसको sp3 से sp2 में जाना है, और sp2 तो प्लेनर होता है, यानी उस पर कहीं से भी अटैक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट, यानी पी जो आपको मिलेगा फाइनली वो यहां से क्या होगा? ये मिल जाएगा। कितने डबल बॉन्ड आ गए? दोनों पर रिएक्शन कराओ तो क्या आ जाएगा? 4 OH। कितना आंसर आएगा इसका? 4। बात समझ गए भाई? तो इतना नोट कर लो पहले फटाफट। अच्छा एक साथ लिखोगे, पर एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ये लास्ट है। अरे रिएक्शन, अरे ये इवन ही है, कुछ नहीं है इसमें, मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूं, बस एक PYQ कराना है इसमें। इधर देख लो, देख लो शाबाश। रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां पर भी क्या है? अरे कुछ नहीं है, तुम ऐसे डर रहे हो यार, इधर देखो। अरे कुछ नहीं है ज्यादा इसमें टफ, इधर देख लो एक बार। अगर हमने अभी डिहाइड्रेशन कराया तो डिहाइड्रेशन में हमने क्या लिया था? OH। इसमें OH की जगह पर क्या होगा? X। यानी यहां पर किसको लेकर चल रहा है? सपोज करो आयोडीन है यहां पर, और इसमें किसको ऐड किया? एल्कोहल को, और साथ में क्या दिया है? हीट। रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी जैसे अभी तक हो रही थी। एक डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म ठीक इवन की तरह ही है। डिहाइड्रेशन में क्या करते थे? OH को पहले अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते थे, यहां पहले से ही अच्छा लिविंग ग्रुप दिया है। अरे आयोडीन तो अच्छा ही होता है ना। यानी इसमें क्या होगा? पहले स्टेप में आई जाएगा, कटायन बनेगा, वो क्लासिकल होगा, उसका रिअरेंजमेंट कराएंगे, सेकंड स्टेप में एल्कीन बना देंगे, और कुछ नहीं यहां पर। यानी कहने का मतलब रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है सेम है, मैकेनिज्म इज सेम,
एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बस इसका एक सवाल जो है वो पीवाईक्यू डिस्कस कराना था, इसलिए ये रिएक्शन करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन ऐसा आया था आपका, क्या बनेगा यहां पर? अच्छा ये TBOH क्या होता है? टर्शरी ब्यूटेनॉल। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये दिया है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहां पर आ गया सी, यहां पर आ गया OH, ये बन गया। अब क्या करना है, आई को निकालो, प्लस बनाओ, रीअरेंजमेंट कराओ, फिर दोबारा रीअरेंजमेंट कराओ, एल्कीन बना दो, आंसर। अरे हो जाएगा ना, अब तो कर लोगे इसको तो। और बस पहले प्लस यहां बनाओगे, फिर प्लस यहां आएगा, फिर यहां आएगा, बस बना लेना इस तरह से। आगे फिर एल्कीन बनानी है। अच्छा इसमें क्या करना है जरा देख लो एक बार, इसमें आपको इंक्लूडिंग स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो निकालने हैं, यानी आपको हर एक में क्या कराना है, इवन, यानी Br हटा के प्लस बनाना है और फिर एल्कीन बनानी है। एक बार लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक बार इंक्लूडिंग स्टीरियो। कहने का मतलब अगर मान लो मैं पहली रिएक्शन करा रहा हूं तो पहले में आपको ये मिलेगा, अरे मिलेगा ना। क्या ये GI शो करता है? क्या इसमें कोई कायदा सेंटर है? यानी जो एक्सक्लूडिंग का आंसर है सेम इंक्लूडिंग का आएगा। बट अगर सेकंड में बात करें तो पहले प्लस यहां आएगा, रीअरेंज करने के बाद यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, अब ये GI शो करेगा, यानी इसको 2 काउंट करना है। बात समझ पा रहे हो? ऐसा सब में करना है बस, बस ऐसे ही डरते हो यार तुम तो। अब लिख लो भाई, हो गया काम आज का। क्या हो गया? जाओ भाई जाओ जाओ। अच्छा एक काम और, कल की क्लास है ना अपनी, तो मॉड्यूल बोला है ना करने को, कुछ कर देना, स्टार्ट करना।